गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपकी छुट्टियां अच्छी रही होंगी। वैसे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ही चल रहा है, तो उसके हिसाब से एक तरह से छुट्टियां ही हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं कि छुट्टियों में जो भी आपको होमवर्क असाइन मिले किया जाए, उसको राइटिंग में भी किया जाए और लर्निंग में भी किया जाए। ठीक है, हम आपके साथ पूछ नहीं सकते, लेकिन कल को पैस का टेस्ट भी हो सकता है, नेस का टेस्ट भी हो सकता है, उसमें आपको मोबाइल पर ही जवाब देने हैं। तो इसलिए उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो काइंडली रेगुलर मेहनत करने की आदत खुद डाल लीजिए और वॉलंटरी डाल लीजिए कि ये नहीं किसी को कहें, पेरेंट्स कहें, टीचर कहें फ्री पढ़ना है। अपने आप में शौक़ डालिए, पढ़ना शुरू कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को की ओर ध्यान दीजिए, तो मेहनत कीजिए और सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। तो बेटा, मैंने हिस्ट्री के पहले एक लेसन में आपको करवा चुका हूँ। दूसरा लेसन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो जैसे मैंने पिछले चैप्टर में कब क्यों कैसे में मैं आपको बताया था कि वास्को डी गामा नाम का पहला पुर्तगाली था जो इंडिया में आया था। उसके बाद मेन कई यूरोपियन देश ने व्यापार शुरू किया और जो पॉलिटिकल क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कोशिश की। तो फिर चार शक्तियाँ थी, जैसा मैंने बताया, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। बाद में जो डच लोग थे वो तो इधर से वेकेट करके माइग्रेट करके वो हॉलैंड के थे, उनके दूसरे देशों में बस्तियां बन गई, वो तो चले गए। फिर लड़ाई के लिए रह गई पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो लड़ाई शक्ति हुई। पुर्तगाली इनमें सिर्फ गोवा के प्रदेशों में रह गए और जो फ्रांसीसी वो पांडिचेरी, चेन्नई ऐसे कुछ इलाकों में रह गए। बाकी सब जगह धीरे धीरे करके अंग्रेज छा गए और उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। तो दो कंपनियां थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अंग्रेज़ों की थी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रांसीसियों की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विजय। बंगाल विजय में उन्होंने दो युद्ध लड़े मेन। पहला था प्लासी का युद्ध, दूसरा था बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का जो युद्ध था वो अंग्रेज़ों और उस वक़्त बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, उनके बीच में हुआ। कारण ये था कि एक तो जो कंपनी के लोग थे उनको कंपनी के व्यापार में छूट मिली हुई थी कि कंपनी जो माल ले जाए दे, उनका टैक्स नहीं था, लेकिन वो कंपनी के माल की आड़ में अपना इंडिविजुअल व्यापार कर रहे थे। अब इससे क्या था कि सरकार को नुकसान हो रहा था। देखिए ना सर, हम कहते हैं सरकार सड़कें बनाए, सरकार पुल बनाए, सरकार रेलवे बिछाए, सरकार आर्मी क्रिएट करे, सरकार पुलिस बढ़ाए, सरकार स्कूल बनाए, सरकार हॉस्पिटल्स बनाए। तो जो पैसा सरकार के पास कैसे आता है? जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी का पैसा आता है। तो इसलिए अगर टैक्स कम होगा, सरकार की इनकम कम होगी, सरकार की इनकम कम होगी तो डेवलपमेंट भी कम होगी। तो उसकी वजह से सरकार को घाटा पड़ रहा था। जब नवाब सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला, उन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी रखनी है, सैनिक रखने हैं। लेकिन इन्होंने सैनिक तो क्या रखने हैं, सैनिक तो रखे साथ में किले की किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब ने कहा कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते। अच्छा, एक फ्रांसीसी को भी बोला कि फ्रांसीसी का भी एक किला था, फ्रांसीसी ने बंद कर दी, लेकिन इन्होंने जारी रखी। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल में जाके इनके किलेबंदी गिरा दी। इन्होंने अब बंगाल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब लेकिन भारत की ये एक ट्रेजिडी है, त्रासदी है कि जब जब देशभक्त पैदा हुए हैं तो भारत में गद्दार भी बहुत पैदा हुए हैं। हुआ ये कि युद्ध लगभग शुरू होने वाला हो गया, दोनों सेनाएं तैयार होनी शुरू हो गई। नवाब सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफ़र। अंग्रेज़ों ने उसे अपनी ओर मिला लिया कि आप ऐसा करो, जब ये लड़ाई हो तो आप सेना को आदेश दे दो कि वो युद्ध नहीं करेगी और हमारी ओर से युद्ध करेगी, बदले में हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनने का लालच आ गया
और जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफ़र गद्दारी की और वो अपने सेना लेकर अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया। नवाब सिराजुद्दौला भाग उठा, बल्कि डर गया, भाग उठा लड़ाई के मैदान से। तो पीछा किया और मीर जाफ़र के पुत्र मीरान उसने इनको मार डाला। तो इस प्रकार जो अंग्रेज थे वो प्लासी के युद्ध में जीत गए और जो नवाब सिराजुद्दौला था मारा गया, हार गया और मीर जाफ़र बंगाल का गवर्नर बन गया। और फिर इसके बाद एक और युद्ध हुआ, वो था बक्सर का। अब हुआ ये कि मीर जाफ़र बन तो गया, जब उसे जिम्मेवारियां पड़ी कि इधर टैक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अंग्रेज़ कहें कि अब जैसा हम कहें वैसा कहो, तेरे को हमने नवाब बनाया। हार के क्या हुआ कि उसने गद्दी छोड़ दी और अपने दवाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब जो मीर कासिम था वो अंग्रेज़ों की कठपुतलियाँ बने। वो अंग्रेज़ बोला कि तेरे ससुर को हमने राजा बनाया, नवाब बनाया, राजा बनाया। वो बोलता मेरे ससुर को बनाया, मेरे को थोड़ी बनाया है। अब वो अंग्रेज़ों के साथ उसकी जो थी छोटी छोटी बातों पर झड़प होने लगी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। अब इधर भी युद्ध की तैयारी होनी शुरू हो गई। लेकिन मीर कासिम ने सोचा कि मैं अकेला शायद युद्ध करूं तो हार जाऊं। तो वो अवध के नवाब, जिसे अयोध्या बोलते हैं ना आजकल, भगवान राम का जो जन्म स्थान है अयोध्या, उसको मुसलमानों ने अवध का नाम दिया था। तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, उसके पास गया और सहायता मांगी। उसने भी सहायता दे दी। उसके बाद शाह आलम जो मुग़ल सम्राट था उस वक़्त, उसके पास गए कि सहायता दो, उसने भी सहायता दे दी। अब मीर कासिम को पूरा विश्वास हो गया कि वो जीत जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों की जो सेना की टैक्टिक्स थी वो बहुत ही बढ़िया थी, मॉडर्न थी, हमारी मॉडर्न नहीं थी। इसलिए कहते हैं ना कि अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट रखना चाहिए और अप टू डेट रहना चाहिए। जो अप टू डेट नहीं रहता वो पिछड़ जाता है। यही गलती हमसे उस वक़्त हुई। हम पुराने ढंगों से लड़ रहे थे, अंग्रेज़ नए ढंग से लड़े और तीनों की तीनों सेनाओं के होते भी जो थे हम बक्सर का युद्ध हार गए। अब मीर कासिम भी ख़त्म हो गया। तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। अब मुग़ल सम्राट भी अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गया, अवध का नवाब भी अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों का जो विजय अभियान था वो शुरू हुआ। और उसके बाद बंगाल में इन्होंने दोहरी शासन प्रणाली शुरू कर दी, जिसे हम इंग्लिश में डायरकी कहते हैं। क्या था कि कर इकट्ठा करने का काम अंग्रेज़ों के हाथ में, शासन चलाने का काम नवाब के हाथ में। लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे कि शासन चलाने के लिए एक निश्चित धनराशि देते थे, उससे अधिक देते नहीं थे, चाहे कुछ भी खर्चा हो जाए। और इस प्रणाली को हम दोहरी शासन प्रणाली बोलते हैं। लेकिन एक तरह से असली शक्ति जो थी वो अंग्रेज़ों के राज के पास आ गई, जिम्मेदारी नवाब की। तो एक तरह से ये जो प्रणाली थी बंगाल में नवाब के लिए मुसीबत बन गई और धीरे धीरे नवाब जो था वो ख़त्म हो गया, उसकी पावर ख़त्म हो गई और सारी पावर अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। उसके बाद एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सहायक संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेल्सली ने चलाई थी 1798 में। इसके अनुसार क्या था कि ये कुछ देशी राजा, जो भारतीय राजा, उनके बीच में हुई थी। सबसे पहले जो राजा इस संधि को मानेगा वो अंग्रेज़ों को अपना स्वामी मानेगा। वो अंग्रेज़ों से पूछे बिना ना तो किसी से युद्ध करेगा, ना ही संधि करेगा। उसके बाद उसे अपने राज्य में अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी होती थी, जिसका खर्चा वो खुद करता था। यानी कि क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो अंग्रेज़ों का सैनिकों का कमांडर डिसाइड करेगा और उनकी मर्जी के मुताबिक जो राजा था उसको पे करेगा। खर्चा हमारा, मौज अंग्रेज़ों की। फिर उसे अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, जिसका खर्चा वो खुद करता था। बदले में क्या था कि उस राजा का शत्रु या उस राजा का दुश्मन, अंग्रेज़ों का दुश्मन,
उस राजा का दोस्त अंग्रेज़ों का दोस्त। अगर वो किसी राजे के साथ लड़ाई करता है तो अंग्रेजी सेना उसकी ओर से लड़ेगी। इसी लालच में आकर, क्योंकि हम भारतीयों में एकता नहीं थी, आपस में लड़ते रहते थे, किसी ने नहीं ये कहा हम सब एक हैं, तो नतीजा क्या था, धीरे धीरे करके अंग्रेज हमें जीतते गए। जैसे एक लकड़ी होती है, गट्ठा होता है, 10-15 लकड़ियाँ इकट्ठी हों तो क्या होता है, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, और वही एक एक लकड़ी कर दो तो तोड़ना आसान हो जाता है। जैसे ये एक उंगली है, ताकत कम है, 2 उंगली हुई, ताकत ज़्यादा होगी, ऐसे ताकत ज़्यादा, ऐसे बनाइए ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम ऐसे नहीं थे, हम ऐसे ही थे, अलग अलग। इसी कारण हम पहले मुसलमानों की कितनी जातियों के गुलाम रहे और उसके बाद अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अभी भी ज़रूरत है कि हम आपस में एक भाईचारे को प्रेफरेंस दें, उसका विकास करें और सोचें कि हम पहले भारतीय हैं, बाकी बाद में सब कुछ हैं। और अगर देश है तो हम भी हैं, देश नहीं तो हम भी नहीं। ठीक है, तो इस भावना का विकास करना ज़रूरी है। तो इसी वजह से अब जो जो सहायक संधि मानता गया, एक तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम होता गया। तो कितने जो लॉर्ड वेल्लेसली थे, कुछ युद्धों के द्वारा, कुछ सहायक संधि के द्वारा, कुछ लोगों राजाओं का, अच्छा आप ऐसा करो, किला छोड़ दो, हमसे इतना पैसा ले लो, हम आपको पेंशन दे देंगे। तो कई राजाओं ने इसलिए भी छोड़ दिया। तो लॉर्ड वेल्लेसली ने 3 तरीक़ों से, युद्धों के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा और पेंशन देकर, कितने राज्यों पर इसने भी कब्जा जमा लिया, अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दी। उसके बाद एक और बड़ी खतरनाक पॉलिसी आई, वो थी लेफ्ट की नीति। वो चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसके मुताबिक अगर कोई भारतीय राजा उसके पुत्र नहीं होता था तो वो पुत्र गोद नहीं ले सकता था। तो आजकल होता है ना, किसी का बच्चा ना हो तो वो किसी भतीजे को, भांजे को, किसी रिश्तेदार के बच्चे को, या नहीं तो अनाथ आश्रम से भी बच्चा गोद ले लेते हैं ताकि अपना वंश चलता रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा अगर किसी का बच्चा नहीं, लड़का नहीं हुआ तो वो पुत्र गोद नहीं लेगा, आज्ञा नहीं होगी और उसका राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो झांसी, रानी झांसी का नाम सुना साहब ने, तो उसको भी इसी कारण अंग्रेज़ों ने झांसी छोड़ने को कहा था, उसने नहीं छोड़ी और अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई थी। तो इसीलिए कई देशी राज्य और भी, जैसे सितारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, ऐसे कितने राज्य थे जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए थे। तो उसके बाद फिर लेकिन अंग्रेज़ों को लड़ाई होनी थी। फिर कर्नाटक के युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए कर्नाटक के। तो ये 1755 यानी कि 1756 to 1763 तक लड़े गए। और कारण ये था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में एक लड़ाई शुरू होगी, वो 7 साल तक चली। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांस की कुछ शक्ति कुचलने काउंट डी कोड लाली को भेजा, लेकिन वो हार गया और अंग्रेज सेनापति आयरकोट ने वंदी वाश के नाम लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। फिर उधर पेरिस की संधि के मुताबिक इनका युद्ध बंद हो गया, दोनों में आपस में भी युद्ध बंद हो गया। लेकिन फ्रांसीसी की शक्ति ख़त्म हो गई और वो सिर्फ पांडिचेरी, माही और चंदन नगर यहाँ रह गए और उनको किलेबंदी की भी अनुमति नहीं थी। इस तरह जो अंग्रेज थे वो, उनको फॉरेन पावर भी कोई नहीं रही जो उनको चेक लगा सके। तो बेटा ये 1 से 12 तक प्रश्नों का मैंने ब्रीफ किया है। तो ये 12 प्रश्न आप लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।